हेलो दोस्तों, चित्रकूट धाम मैथ की मैप वाली क्लास में आपका स्वागत है। पढ़ते हैं अपनी इस मैप को। हम इसमें सबसे पहले वर्ल्ड मैप को कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में इंडिया मैप पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले अपना वर्ल्ड मैप कंप्लीट करें। तो वर्ल्ड मैप में हमने क्या बता दिया था, हमने मैप के बारे में चर्चा किया है कि मैप के टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप से हम मैप को पढ़ेंगे। ठीक, तो हमने इस चर्चा को क्या कहा कि पहले नंबर पे हमने बताया था कि पॉलिटिकल मैप पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पे बताए थे फिजिकल मैप पढ़ेंगे, तीसरे नंबर पे बताए थे थेमेटिकल मैप पढ़ेंगे, चौथे नंबर पे बताए थे ब्लैंक मैप पढ़ेंगे, फिर जाकर पढ़ेंगे ग्लोब। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो ग्लोब है। ठीक है, तो ग्लोब पर हम यहाँ पे कुछ पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, बता देते हैं कि एक बेसिक आपके मन में आ जाए कि ऐसा ग्लोब होता है। बाकी ग्लोब के बारे में डिस्कस अच्छे से जब करेंगे तो हम चारों मैप पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे। ठीक है, इन चारों को कंप्लीट जब कर लेंगे फिर जाकर आप पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए चलिए पढ़ते हैं अपने इस मैप को। तो हम यहाँ पर यदि ग्लोब देखें, ग्लोब, ठीक, तो हम ग्लोब पर ये हमारा मान लिया कि ग्लोब है। ठीक है, ये क्या है, ग्लोब। अभी ग्लोब का आपको फिगर दिखा देंगे, ठीक है, उसमें भी बता देंगे कैसे है। तो अभी आप थोड़ा सा समझ लें पहले। तो हम यदि ये आपको इमेजिन करना है, ये आपकी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी को यदि हम बीच से काट दें ऐसे, तो जब बीचों बीच से इसे हम काटेंगे मध्य से, तो ये रेखाएं जो हम खींच रहे हैं, ये आपको कल्पना करनी है, कहीं खींची नहीं गई। ठीक है, काल्पनिक रेखाएं हैं सभी। तो इस जब बीच से हम इस पृथ्वी को काट देते हैं तो इस रेखा को हम बोलते हैं, 0 अंश पे होती है, इस रेखा को बोलते हैं इक्वेटर लाइन। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, और भूगोल की भाषा में बोलते हैं विषुवत रेखा। भूगोल वाला इसे क्या कहता है, विषुवत रेखा। तो हिंदी वाला इसे कहता है भूमध्य रेखा, तो हम भूमध्य लिख देते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, भूगोल की भाषा में जो कहता है वो कहता है विषुवत रेखा, विषुवत। ठीक है, विषुवत रेखा कहता है। और इंग्लिश में क्या कहता है, इंग्लिश में कहता है इक्वेटर लाइन। क्या कहता है, इक्वेटर लाइन। ठीक है, ये आपकी हुई। ठीक है, तो हमने लिखा EQUATOR होता है, OR लिखेंगे। ठीक, OR होता है, यहाँ पर O है। ठीक है, हम इरेज करके बना ही दें। हाँ, EQUATOR, इक्वेटर लाइन। ठीक है, O है वहाँ पर। तो इक्वेटर लाइन को हिंदी में भूमध्य रेखा, इंग्लिश में विषुवत रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर, भूगोल की भाषा में, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में विषुवत रेखा कहते हैं। इसका जियोग्राफिकल लैंग्वेज में विषुवत रेखा कहते हैं। जियोग्राफिकल लैंग्वेज में इसे विषुवत रेखा कहते हैं। अब ये रेखा तो हमने खींच दिया, इस ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे, इस ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, और इस नीचे वाले भाग को हम क्या बोलेंगे। तो ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थर्न हेमीस्फीयर इंग्लिश में कहते हैं, नॉर्थर्न हेमीस्फीयर। नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये दक्षिण में है इसलिए दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक, अब आपको ये पता होगा डायरेक्शन कि ये इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो इसमें दो ही दिशा है पृथ्वी में होती हैं। ठीक है, पृथ्वी के क्योंकि अपनी धुरी पर घूमती है। तो अभी इस पे हमने क्या बांटा कि जो ऊपर वाला भाग है तो वो उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो हमने क्या बताया, भूमध्य रेखा को हिंदी में, वो भूमध्य रेखा को भूगोल की भाषा में विषुवत रेखा कहते हैं, और अंग्रेजी में इक्वेटर लाइन कहते हैं।
तो पृथ्वी एक प्रकार का क्या है, गोला है। पृथ्वी एक प्रकार का गोला है। जब इसे दो बराबर भागों में बांट देते हैं तो एक उत्तरी गोलार्ध बनता है और एक दक्षिणी गोलार्ध बनता है। तो इनको, पृथ्वी को जब हम भूमध्य रेखा से काट देते हैं तो ये पृथ्वी हमारी जो है दो गोलार्धों में बंट जाती है। कितने गोलार्धों में, दो गोलार्धों में। तो ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, अब हम इस उत्तरी गोलार्ध को हेमीस्फीयर कहते हैं, नॉर्थर्न हेमीस्फीयर, और दक्षिणी गोलार्ध को साउथर्न हेमीस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। हम लोग इंडिया में उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में मैदानी भाग ज़्यादा है। जो ऊपर के भाग में है यहाँ पर मैदानी भाग ज़्यादा है। आपका इंडिया यहीं पर ना है, यहाँ पर, ठीक है, यहीं पर इंडिया है। ठीक, तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ज़मीनी एरिया ज़्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में जल का एरिया ज़्यादा है, पानी वाला एरिया ज़्यादा है, समुद्री एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो जो अर्थ हमारा है वो थोड़ा सा क्या है, झुका हुआ है। जो हमारा अर्थ है वो थोड़ा सा झुका हुआ है। अर्थ हमारा थोड़ा सा झुका है, जिसका झुकाव क्या है, 23.5 डिग्री। तो चलिए पहले इक्वेटर लाइन देख लेते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर यदि हम इक्वेटर लाइन देखें तो ये हमारे पृथ्वी की धुरी है। क्या है, ये हमारे पृथ्वी की धुरी है। इसे हम क्या कहते हैं, अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्ष। ठीक है, ये इस पर हमारी पृथ्वी क्या है, घूम रही है। तो जो हमारा विषुवत रेखा है वो बीच से ऐसे कटा हुआ है, इसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, भूगोल की भाषा में, क्योंकि भूगोल पढ़ रहे हैं। विषुवत रेखा, भू मतलब भूमि जमीन और मध्य मीन्स बीच में। बीच से जो रेखा खींची जाए उसे भूमध्य कहते हैं, जमीन के बीच से खींची जाने वाली रेखा को भूमध्य। ठीक है, इंग्लिश में इक्वेटर। तो ये आपकी क्या हुई, भूमध्य रेखा। तो जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी है। ये यदि हम सीधा सीधा अभी यहाँ पे खींचें ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ऊपर से ये धुरी में 23.5 डिग्री झुकी। कितनी, 23.5 डिग्री। और नीचे से 66.5 डिग्री झुकी है। 66.5 डिग्री झुकी है। नीचे से 66.5 डिग्री और ऊपर से 23.5 डिग्री झुकी है। यदि हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ऐसे डालें, सीधा सीधा खींचें, ठीक, तो ये जो झुकाव है इतना, ये 23.5 है। और यदि नीचे से देखें तो ये आपका 66.5 डिग्री झुकी है। मतलब पृथ्वी पर दो चीज़ों का बहुत महत्व है। ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है पृथ्वी के लिए, एक 23.5 डिग्री और एक 66.5 डिग्री। अर्थात हम पृथ्वी पर दो रेखाओं का बहुत महत्व मानते हैं। इन्हीं रेखाओं के इन्हीं एंगल के कारण, जिस एंगल में पृथ्वी झुकी है, इसी एंगल के कारण जो है हमारे पृथ्वी में सारे परिवर्तन होते हैं। ठीक, इसी एंगल में हमारी पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है और अपने धुरी पर चारों तरफ घूमती है। ये आपकी धुरी है, ये क्या है, धुरी है पृथ्वी की, इस धुरी पर घूमती है। ठीक है, ये पृथ्वी का क्या है, एक प्रकार का रियल व्यू है। ठीक है, ठीक, रियल व्यू है एक प्रकार का पृथ्वी का। तो ये जहाँ ब्लू कलर का है ये पूरा आपका समुद्री एरिया है, और जहाँ पर ये कलर जैसे है ये आपका ज़मीनी एरिया है। तो जो है ऊपर के एरिया में ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। तो ऊपर के एरिया में ज़मीनी एरिया ज़्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में आपका पानी का एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो पृथ्वी के दो झुकाव, एक 66.5 डिग्री, एक 23.5 डिग्री। ऊपर से 23.5 डिग्री, नीचे से 66.5 डिग्री। ठीक है, तो नीचे से एंगल कितना बनाती है पृथ्वी अपने अक्ष पर, 23.5 डिग्री, और ऊपर से 66.5 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक, बाकी चीज़ें आपको डिग्री निकालना, बाकी टाइम वाइम के बारे में सारा कुछ ग्लोब जब पढ़ेंगे उस टाइम पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी पृथ्वी जो है हमारी 23.5 डिग्री में झुकी है, और इसके पहले लगभग 15 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी 18
अंश झुकी थी, 18 डिग्री में झुकी थी। अब इस टाइम पे 23.5 डिग्री में झुकी है। और कुछ दिन बाद, कुछ वर्षों के बाद पृथ्वी हमारी 24 डिग्री में झुक जाएगी। ठीक है, 24 डिग्री में झुक जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। और हमने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये देखें तो ये आपकी हमने बताया था इक्वेटर लाइन बीचों बीच से जो जाती है वो आपकी इक्वेटर लाइन है। कौन सी लाइन है? इक्वेटर लाइन, जो कि 0 डिग्री में झुकी है। कितने में? 0 डिग्री में झुकी है। वो 0 डिग्री है, इसका कोण एंगल क्या है? 0 डिग्री। और इसके नीचे 23.5 डिग्री में, कितने डिग्री में? 23.5 डिग्री में, 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है, साउथ है में आपकी है मकर रेखा। कौन सी है? मकर रेखा इसका नाम है। ऊपर वाली का, ये वाली का नाम बता ही दिए थे, क्या है? इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा। ठीक, विषुवत रेखा। हम यहाँ पर कलर चेंज कर दें, कलर नहीं, दूसरे कलर से लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, हम यहाँ पर कलर थोड़ा सा ये, ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा, ये आपकी मकर रेखा है। और इसके ऊपर में उत्तरी भाग में जो है ये आपकी है कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये भी कितने अंश में झुकी है? ये भी आपकी 23.5 डिग्री में झुकी है, 23.5 डिग्री में झुकी है, ठीक है। तो ये कितने एंगल में है? 23.5 डिग्री ऊपर है। तो यहाँ पर झुकी नहीं, 23.5 डिग्री ऊपर है, ठीक है। अभी एंगल के बारे में आप जब ग्लोब पढ़ेंगे सही से वहाँ पर पढ़ लेंगे, थोड़ा जानकारी रखना है। अब यहाँ पर अच्छा आप बताएंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में ज़मीनी एरिया ज़्यादा है कि पानी का? तो आपका आंसर होगा कि पानी वाला एरिया ज़्यादा है, ठीक। हमने पूछा कि उत्तरी गोलार्ध में, गोलार्ध कैसे बना? इक्वेटर लाइन जब पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है तो उनको हम गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। तो हेमिस्फीयर मीन्स होता है गोलार्ध। तो आइए अब इसके ऊपर देखते हैं। अब इसके यहाँ पर नीचे में ये बहुत बड़ा बन गया, हम यहाँ पर नीचे में ये बना दिए ये, ठीक है। और इसी प्रकार ऊपर में ऐसे, ठीक है। तो इस रेखा का नाम है, ये आपकी जो है 66.5 डिग्री में है। कितने डिग्री में? 66.5 डिग्री में है, ठीक है। तो इन रेखाओं का नाम क्या है? नीचे वाली का नाम है, नीचे वाली का आपका नाम है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, सॉरी यहाँ पर छोटा आ होगा, अंटार बड़ा टा, अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक रेखा है। ऊपर वाली है आर्कटिक, ऊपर वाली का नाम है आर्कटिक, आर्कटिक, ठीक। ऊपर आर्कटिक है जो कि 66.5 डिग्री है, ऊपर है। तो हमने बताया मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में, तो नॉर्थ में है, ठीक है, नॉर्थ में है, नॉर्थ में, ये भी नॉर्थ, साउथ में, सॉरी साउथ में नीचे वाला, ये आपका साउथ है, ठीक, साउथ में। तो अब यहाँ पर हम ऊपर यहाँ पर यदि देखें तो एक भाग हमने और काट दिया और नीचे भी एक भाग काट दिया, ठीक है जी। तो इस भाग को हमारा जो यहाँ पे ये पॉइंट है, नीचे भी ऊपर भी, नीचे में यहाँ पर ये, ठीक है, नीचे में यहाँ पे बन नहीं रहा, यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो ऊपर में आपका, हाँ, ऊपर में आपका जो है नॉर्थ पोल होगा और नीचे में साउथ पोल। ऊपर वाले को हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, ऊपर वाले क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव, ठीक है। नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। नीचे वाले को हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं।
ठीक है। ये आपका नीचे दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है। तो आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पर जो है दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो दक्षिणी ध्रुव, ऊपर में उत्तरी ध्रुव, ठीक है। तो आप जान पाएँ रेखाओं के बारे में। अब यहाँ पर हम यदि देखें ऊपर वाला जो ये भाग है, ऊपर वाला ये वाला जो भाग है ये, तो इसे बोलते हैं हम टुंड्रा। क्या बोलते हैं? टुंड्रा बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टुंड्रा, ठीक। और टुंड्रा के नीचे थोड़ा सा जो भाग है उसे बोलते हैं टैगा। तो हम यहाँ पे सही से चलिए लिख देते हैं। तो इसका दो भाग, ऊपर वाला टुंड्रा, यहाँ पर जगह नहीं बच रही, एक मिनट, चलिए हम यहाँ पे जूम करके लिख देते हैं। हाँ, यहाँ पर हम लिखेंगे टुंड्रा है ये, टुंड्रा, ठीक है, और नीचे का इसके टैगा, टैगा, ठीक है, टुंड्रा और टैगा हमने लिख दिया, टुंड्रा और टैगा। इसी प्रकार नीचे भी होगा, सेम चीज़ नीचे भी होगा। एक होगा टुंड्रा, ऊपर का भाग टुंड्रा इसके, ठीक है, और यहाँ का नीचे का भाग है टैगा, टैगा, ठीक, ऊपर में टुंड्रा है, टुंड्रा ये, ठीक है, यहाँ का भाग ये टुंड्रा, इसके नीचे यहाँ पे टैगा, ठीक, समझ गए होंगे। अभी उसमें समझ में आ जाएगा, एक बार और बताएंगे। हाँ, टुंड्रा हुआ, नीचे का भाग टैगा, ठीक है। तो इसमें जो है अब देखते हैं टुंड्रा टैगा का मतलब वहाँ पे जो है टुंड्रा में ठंड ज़्यादा पड़ता है, टुंड्रा में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ता है। क्यों पड़ता है उसे अभी जानिए। जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सूर्य है वो मान लिया जब यहाँ पर होगा, कहाँ पर? यहाँ पर होगा, ठीक, तो ऊपर जाएगा जब और नीचे जाएगा। सूर्य हमारा जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही रहता है, इन दोनों रेखाओं के बीच में ही रहता है सूर्य हमारा। ये जो है कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच में ऐसे क्या करता है, घूमता रहता है इतने में, इसी में ऐसे अपना रहता है इतने में ही, ठीक। पृथ्वी हमारी घूमती है, सूर्य हमारा स्थिति रहता है एक जगह, तो अपने आप ऐसे धुरी में झुकी होने के कारण ये ऊपर नीचे हमें समझ में आता होता रहता है, ठीक है। इसीलिए जो छाँव है आपकी तिरछी पड़ेगी, कभी कभी दोपहर में सीधा पड़ती है, ठीक। जब सूरज हमारा यहाँ भूमध्य रेखा में रहता है, धीरे धीरे ऐसे जाता जाता तिरछा होता जाता है, कभी कभी देखो परछाई आपकी सीधी होती है, दोपहर को बिल्कुल खड़ा हो जाता है परछाई आपकी। तो परछाई आपकी जब सीधी दोपहर में रहती है, तो अब यहाँ पे हम चलिए देखते हैं, सूर्य हमारा जब ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ गर्मी पड़ेगी इस एरिया में। इस एरिया में क्या होगा, गर्मी, क्योंकि सूरज इतने ही तक जाएगा, यहाँ तो जाएगा नहीं, इधर यहाँ तक जाएगा, यहाँ जब जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हल्का गर्मी पड़ेगी, लेकिन यहाँ तक प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा सूर्य का, हल्का हल्का प्रकाश जाता है बिल्कुल, यहाँ और नहीं पहुँच पाता, तो तिरछी रोशनी जाने का यहाँ तक पहुँच पाती, यहाँ गर्मी पड़ती है। और जब सूरज धीरे 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 कुछ दिनों बाद यहाँ आने लगता है, नहीं कुछ दिनों बाद नहीं, अभी कुछ दिनों बाद नहीं करे, उसके बाद में बताएंगे। जब सूरज हमारा नीचे की ओर आता है तो यहाँ पर गर्मी पड़ेगी और ऊपर ठंड पड़ने लगेगी। ऊपर क्या होगा, ठंड पड़ेगी। इतना बात समझें भी कि जब सूरज ऊपर जाएगा तो यहाँ गर्मी पड़ेगी और सूरज नीचे आएगा तो फिर गर्मी पड़ेगी नीचे और ऊपर ठंड पड़ने लगेगी। तो जब सूरज कर्क रेखा में जाता है तो मकर रेखा में ठंड पड़ता है, और जब सूरज मकर रेखा में आता है तो कर्क रेखा भाग में ठंड पड़ता है। तो हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि ऊपर वाले भाग में यहाँ पर जब सूरज नीचे जाएगा तो ठंड पड़ेगा, ठीक, और जब सूरज ऊपर जाएगा तो यहाँ ठंड पड़ेगा, ठीक है। और जब सूरज नीचे चला आया तो ऊपर ठंड पड़ गया, और जब सूरज ऊपर जाएगा तो ठंड नहीं पड़ेगा, फिर क्या पड़ेगा, गर्मी पड़ेगी, गर्म होगा। फिर जब सूरज नीचे वाले एरिया में आता है तो ठंड ऊपर चला जाता है, नीचे ठंड पड़ता है, और जब सूरज नीचे ही आ जाता है तो फिर नीचे गर्म हो जाता है, क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक। तो हम भूगोल की भाषा में इस एरिया को क्या कहते हैं, इस एरिया को हम एरिया को कहते हैं, क्षेत्र को भूगोल की भाषा में कहते हैं कटिबंध। क्षेत्र को भूगोल की भाषा में कटिबंध कहते हैं, हिंदी में क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। भूगोल की भाषा में कटिबंध कहते हैं। तो भूगोल की भाषा में ठंड को शीत कहते हैं और गर्म को उष्ण कहते हैं भूगोल में। तो शीतोष्ण, इस भाग का क्या नाम हुआ, शीतोष्ण
कटिबंध। क्या हुआ? शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ भी शीतोष्ण कटिबंध। इस भाग में गर्मी पड़ती ही रहती क्योंकि सूरज इसी में घूमता है, तो इस भूमध्य रेखा वाले भाग को बोलते हैं उष्ण कटिबंध, क्योंकि गर्म होगा, बस यहाँ पे गर्मी ही गर्मी, ठंड तो पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर जो भाग है, तो इस भाग को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं भूगोल की भाषा में? चलिए लिख देते हैं। तो भूगोल की भाषा में कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण है, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, क्षेत्र को कटिबंध बोलते हैं, कटिबंध। कटिबंध, धाधनुष है यहाँ पर। ठीक है, कटिबंध। नीचे वाले को भी हम क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, अब बीच वाले को क्या कहते हैं? अच्छा, बीच वाले को कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध बोलते हैं बीच वाले को, उष्ण कटिबंध। और इसके अब आर्कटिक वाले भाग को यदि देखें तो वहाँ पर सूरज आपका नहीं पहुँच पाता है, सूरज की रोशनी वहाँ तक नहीं जा पाती। तो उस वाले भाग में आपका ये वाला जो भाग है, इस भाग में आपका ठंड ही पड़ता रहेगा। इसी प्रकार नीचे वाले भाग में, ये और नीचे का जो भाग है, ठीक है, यहाँ पर ये ठंड गर्म वाला नहीं, इसके नीचे वाला। ठीक है, तो वहाँ पर जो है, यहाँ पर ये, चलिए अब यहाँ पे बताते हैं, ये जो भाग है, ये वाला भाग में आपका क्या होगा? ठंड पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रोशनी जा नहीं पाएगी तो ठंड पड़ेगा। ठीक है, ठंड पड़ेगा। और ऊपर वाले भाग में यहाँ पर ठंड पड़ेगा क्योंकि रोशनी नहीं जा पाएगी। तो इसे बोलते हैं हम, ठंड को भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं? शीत बोलते हैं। ठंड को शीत, तो शीत कटिबंध बोलेंगे। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध बोलेंगे, शीत कटिबंध। नीचे वाले भाग में भी इसी प्रकार, यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं शीत कटिबंध, शीत कटिबंध बोलेंगे नीचे वाले भाग को। ठीक, तो आपको ये समझ आया होगा। तो अब चलिए देखते हैं, हमने बताया कि जो है मकर रेखा नीचे से 66.5 डिग्री पर है, सॉरी साउथ में, मतलब नीचे में 66.5 डिग्री पर मकर रेखा है। नहीं, वो नहीं, मकर रेखा नहीं, अंटार्कटिक रेखा, सॉरी अंटार्कटिक रेखा। 66.5 डिग्री में अंटार्कटिक रेखा है। एक बार हम फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपकी विषुवत रेखा हो गई, ये आपकी कर्क रेखा हो गई, ये आपकी मकर रेखा हो गई, ये आपकी आर्कटिक रेखा है और अंटार्कटिक रेखा, ये आपकी अंटार्कटिक, ये आपकी आर्कटिक। ठीक है, हमने क्या बताया कि ये आपकी विषुवत रेखा, ये आपकी कर्क रेखा, ये आपकी मकर रेखा। ठीक है, और ये आपकी अंटार्कटिक रेखा, ये आपकी आर्कटिक रेखा। ठीक है, आप जान पाए होंगे। ये आपकी 66.5 डिग्री पर है, ये आपकी 23.5 डिग्री पर है, ये आपकी 0 डिग्री पर है, ये आपकी 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और 66.5 डिग्री पर आपकी आर्कटिक रेखा है। ठीक, तो आप जान पाए होंगे। तो चलिए इनको अंग्रेजी में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपकी जो है कर्क रेखा, कर्क रेखा को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मकर रेखा को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि जो होती है ना मकर, वही वाला है मकर रेखा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, CAPRI, कैप्रिकॉर्न CORN। विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को हम बोलते हैं इक्वेटर, EQUATOR है, TOR, इक्वेटर लाइन। ठीक है, आर्कटिक रेखा को हम बोलते हैं, आर्कटिक रेखा जो ऊपर में नॉर्थ में है, आर्कटिक रेखा को बोलते हैं आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक। अंटार्कटिक रेखा को बोलते हैं, सॉरी छोटा है अंटार्कटिक, हाँ अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा को बोलते हैं अंटार्कटिक। ठीक है, ये आपकी इनकी, अब कहीं के लिखा रहता है आर्कटिक ब्रेथ
अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। तो वो रेखा को ही है कहा गया, ठीक है, क्योंकि उसमें वृत्ताकार है, जो ग्लोब हमारे उसमें रेखाएं खींची गई हैं वो वृत्ताकार है। काल्पनिक रेखाएं, ये सब कौन सी रेखाएं? काल्पनिक, कल्पना की गई है, ये सब की सब काल्पनिक हैं, काल्पनिक कल्पना की गई है, ठीक है। काल्पनिक रेखाएं सब की सब काल्पनिक रेखाएं, कल्पना की गई है। तो कर्क तथा मकर रेखा के बीच में कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। कर्क तथा मकर रेखा के बीच में कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। हम अब यहाँ पर हम यदि देखें तो बताइए यहाँ पर आप, हाँ इसमें बता दें, एक बार इसे इरेज कर दें फिर आप बताएंगे। सॉरी, हाँ इरेज कर दें फिर इसके बाद हम इसमें करते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये आपकी कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। कौन सी है? विषुवत। ये आपकी कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, वो मकर रेखा। ये आपकी कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपकी इक्वेटर, ठीक है। तो बताएंगे कर्क तथा मकर रेखा के बीच में कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। अब बताएंगे कर्क रेखा तथा, हाँ सॉरी, कर्क रेखा के ऊपर कौन सी रेखा है? आर्कटिक रेखा। कौन सी है? आर्कटिक। मकर रेखा के ऊपर कौन सी रेखा है? मतलब नीचे कह सकते हैं अंटार्कटिक रेखा है। कौन सी? अंटार्कटिक वृत्त। अच्छा, कर्क रेखा तथा अंटार्कटिक रेखा नहीं, कर्क रेखा आर्कटिक, कर्क रेखा तथा आर्कटिक रेखा किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। अच्छा, मकर रेखा तथा अंटार्कटिक रेखा किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। विषुवत रेखा पर जो दिन रात होता है वो बराबर होता है। विषुवत रेखा पर जो दिन रात होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विषुवत रेखा पर दिन रात आपके बराबर होते हैं, ठीक, क्योंकि सूरज विषुवत रेखा में आता है और जाता है, विषुवत रेखा में ही रहता है ज़्यादा, इसलिए वहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं। उसी एरिया में घूमता है सूरज। तो सूरज को इंग्लिश में सन बोलते हैं और धूप को सनलाइट बोलते हैं। धूप को क्या बोलते हैं? सनलाइट, सनलाइट, ठीक। धूप को हम क्या बोलते हैं? सनलाइट बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाली रेखा आपको पता है कौन सी है? ये वाली बताइए कौन सी रेखा है? ये आपकी अंटार्कटिक रेखा। ये आपकी कौन सी रेखा है? ये आपकी आर्कटिक रेखा। ये कौन सी है? आर्कटिक रेखा। बीच में कौन सी है? विषुवत रेखा। बीच में कौन सी है? विषुवत रेखा। बीच में विषुवत रेखा। ये वाली मकर रेखा, ये वाली मकर रेखा। ये कौन सी है? ये आपकी कर्क रेखा। ये आपकी कर्क रेखा है, ठीक है। समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो है हम बताए थे कि ऊपर वाला ये जो है आपका नॉर्थ पोल है, उसे उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। ये आपका साउथ पोल है। क्या है? साउथ पोल। ऊपर वाला नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल है। जो हमारा सूरज है, हमारा सूरज वो इस विषुवत रेखा पर और कर्क रेखा और मकर रेखा बीच में ही घूमता है, ठीक है, इतने में। तो इस भाग को हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं? यहाँ के इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? ये वाले भाग को हम कहते हैं कि गर्म क्षेत्र है। तो गर्म क्षेत्र होने का इसे भूगोल की भाषा में गर्म एरिया को उष्ण कटिबंध बोलते हैं। ये वाले भाग को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। मतलब आर्कटिक और कर्क रेखा के बीच के एरिया को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं और मकर रेखा तथा अंटार्कटिक रेखा के बीच के एरिया को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। इन तीनों रेखाओं से सबसे ज़्यादा गर्मी किस भाग में पड़ती है? मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा में, इन तीनों रेखाओं में देखें तो सबसे ज़्यादा गर्मी किस रेखा में पड़ेगी? तो आपका आंसर होगा विषुवत रेखा में पड़ेगी, क्योंकि सूरज विषुवत रेखा में ही रहता है, ठीक है। तो विषुवत रेखा में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। अच्छा, जब सूर्य विषुवत रेखा में होता है तब वह कटिबंध बहुत हीट होता है, बहुत गर्म होता है। तो जब सूर्य ऊपर गया होगा तो मकर रेखा के नीचे का भाग ठंडा होगा। मतलब सूर्य ऊपर गया होगा, मतलब कर्क रेखा में गया होगा तो मकर रेखा के नीचे का भाग क्या होगा? ठंडा होगा, और कर्क रेखा के ऊपर का भाग गर्म होगा क्योंकि ऊपर गया है। और जब सूर्य नीचे गया होगा मकर रेखा में तब कर्क रेखा के ऊपर का भाग ठंडा और मकर रेखा के नीचे का भाग गर्म, ठीक। तो इस प्रकार ठंडा और गर्म होने के कारण इसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है।
ठंडा को जियोग्राफी में क्या बोला जाता है? शीत कहा जाता है। जियोग्राफी लैंग्वेज है, ठीक है। जियोग्राफिकल लैंग्वेज में ठंडा को हम क्या बोलते हैं? शीत बोलते हैं। और कर्क तथा अंटार्कटिक रेखा के बीच का कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। यह किस गोलार्ध में है? यह आपका उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। यहाँ पर ठंडी और गर्मी दोनों रहती है। मकर रेखा के नीचे का भाग जो है वो क्या है? शीतोष्ण कटिबंध। इसमें भी गर्मी और ठंडी दोनों रहती है। यह आपका दक्षिणी गोलार्ध में है। किसमें है? दक्षिणी गोलार्ध में है। तो पृथ्वी के बीचों बीच में उष्ण कटिबंध आएगा और ऊपर नीचे आपका शीतोष्ण कटिबंध आएगा और उनसे ऊपर मतलब पोलर में, ध्रुवीय भाग में आपका शीत कटिबंध होगा, ठीक है। तो अब यदि हम देखें उष्ण कटिबंध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध को अंग्रेजी में, उष्ण कटिबंध को अंग्रेजी में हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन। और शीतोष्ण कटिबंध को अंग्रेजी में कहते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, टेम्परेट जोन बोलते हैं। और शीत कटिबंध को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रिजिड जोन, ठीक है, फ्रिजिड जोन बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। तो शीत कटिबंध को फ्रिजिड जोन, शीतोष्ण कटिबंध को टेम्परेट जोन और उष्ण कटिबंध को ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, ठीक है। अब जहाँ पर आपका दो भाग होगा, एक ऊपर वाला टुंड्रा, ऊपर का भाग टुंड्रा, ठीक है, और यहाँ भी दो भाग होगा, ठीक है, ऊपर टुंड्रा नीचे टैगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो ठंडा होगा वो टुंड्रा होगा। क्या होगा? टुंड्रा। और फिर उससे ठंडा टैगा, ठीक है, टैगा होगा। तो आपने यहाँ तक जान लिया, टुंड्रा में सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, ठंड पड़ता है क्योंकि इसमें सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं। और टैगा टुंड्रा से कम ठंडा रहता है। टैगा जो है टुंड्रा से कम ठंडा रहता है। टैगा आपका नीचे होगा, यहाँ पे ऊपर टुंड्रा होगा, नीचे में टैगा, ठीक है। तो सबसे कम जीव जंतु टुंड्रा में पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा होगा, वहाँ जीव जंतु नहीं जाएगा तो मर जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे आप विषुवत रेखा की टुंड्रा से जैसे जैसे विषुवत रेखा की ओर आते हैं या बढ़ते हैं तो आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। टुंड्रा कटिबंध और टैगा कटिबंध को मिला देने से क्या बन जाता है? शीत कटिबंध बन जाता है। टुंड्रा और टैगा को मिला देने से शीत कटिबंध बन जाता है। ये आपका क्या हुआ? टैगा, ये आपका टुंड्रा, जो आपका टैगा, ये आपका टुंड्रा, ठीक है। तो ऊपर वाला ये वाला भाग आपका टुंड्रा और ये वाला भाग जो आपका है, ये वाला भाग, तो ये आपका क्या होगा? टैगा, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला भाग टैगा और ऊपर वाला भाग जो है यहाँ का ये वाला भाग आपका टुंड्रा। जहाँ वाला पीला भाग है ये आपका टुंड्रा है, जहाँ रेड हो गया है ये रेड कर दिए उसी के नीचे, तो ये वाला भाग आपका क्या है? टैगा है। ये वाला भाग टैगा है, जहाँ पे हाथ चल रहा है टैगा है, ठीक है। तो टैगा में ठंड कम पड़ेगा टुंड्रा की अपेक्षा। शीत कटिबंध में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पर पड़ेगा? तो बताएंगे टुंड्रा में पड़ेगा। किस में पड़ेगा? टुंड्रा में, ठीक है, समझ गए होंगे। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर जो देश पड़ते हैं वहाँ के लोग क्या होंगे? काले होंगे, क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ के लोग ज़्यादा काले होते हैं। जो विषुवत रेखा में जो देश पड़ेंगे वहाँ के लोग काले होंगे। तो विषुवत रेखा से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे लोग क्या होते जाएंगे? गोरे होते जाएंगे। विषुवत रेखा से दूर जाएंगे तो आपके स्किन में जो है गोरापन बढ़ जाएगा, गोरा हो जाएगा वो आदमी। और जो विषुवत रेखा के पास में जाएंगे तो वहाँ के लोग काले मिलेंगे। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में, इंडिया में गोरे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कर्क रेखा से भी दूर हैं और वहाँ पे प्रकाश कम सही पहुँच पाता है, ज़्यादा प्रकाश सूर्य का नहीं जा पाता, इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादा गोरे होते हैं और ठंड पड़ता ही रहता है। और साउथ इंडिया विषुवत रेखा के नज़दीक है। क्या है? साउथ इंडिया जो है विषुवत रेखा के नज़दीक है। आपका इंडिया यहीं पर ना है, ये यहाँ पर इंडिया आपका, तो विषुवत रेखा क्या है? नज़दीक है। ये इंडिया आपका दिखा दें, इसमें देखिए ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। तो ये आपका विषुवत रेखा का देखिए, विषुवत रेखा यहाँ श्रीलंका है तो नज़दीकी में है, ठीक है। तो केरल के, श्रीलंका के लोग, तमिलनाडु के लोग क्या हैं? काले होते हैं उत्तरी भारत की अपेक्षा। दक्षिणी भारत के लोग क्या होंगे? काले होंगे।
तो विषुवत रेखा के पास डेली वर्षा हो जाती है, क्योंकि सूर्य जाते वक्त और आते वक्त दोनों वक्त वहाँ से गुजरता है। सूरज जो है जाते वक्त भी और वहाँ से आते वक्त भी, ठीक है, यहाँ से जैसे गया, ठीक है, और यहाँ आते वक्त जाते वक्त आते दोनों टाइम पे यहाँ से ये गुजरता है सूरज। इस वजह से विषुवत रेखा पर डेली वर्षा होती है, ठीक है, क्योंकि ये समुद्र का जल को क्या करता है, गर्म कर जाता है, तो भाप बन के उड़ जाता है। वो बादल जब ठंडा होता है, बादल बन जाता है भाप बन के, तो वो बादल ठंडा होकर के विषुवत रेखा में बारिश कर देते हैं, और रोज़ 2 बजे के बाद वहाँ बारिश हो जाता है। जैसे ही मौसम ठंडा होता है बारिश हो जाता है। तो सूर्य की धूप में अच्छा गर्मी 8 बजे के बाद आती है। सूर्य के प्रकाश में जो गर्मी है वो 8 बजे के बाद चढ़ती है, तब विषुवत रेखा में जो है सूर्य आता जाता है। तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, गर्म हो जाता है। 8 बजे के बाद गर्मी होने लगती है, तो ये जो है समुद्र का जल वाष्प बनता है, वाष्प बन के बादल बन जाता है, बादल बन के यहाँ पे विषुवत रेखा में बारिश कर देता है 2 बजे के बाद। जैसे मौसम ठंडा होता है 12 बजे के बाद, वैसे ही बारिश कर देता है। 12 बजे के बाद सूर्य की रोशनी में गर्मी क्या होने लगती है, कम होने लगती है, तो वहाँ पर बारिश फिर हो जाती है। तो विषुवत रेखा पर पेड़ पौधे बहुत होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत होती है। विषुवत रेखा में जो है पेड़ पौधे बहुत होते हैं, इसलिए यहाँ पे, क्योंकि वर्षा यहाँ ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं। 2 बजे से 4 बजे तक वर्षा यहाँ पे होती रहती है। तो विषुवत रेखा पर पेड़ पौधे इसलिए ज़्यादा निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर धूप और वर्षा ज़्यादा होती है। मतलब पेड़ पौधे को पानी चाहिए, धूप चाहिए, बस इतने तो चाहिए। धूप चाहिए खाना बनाने के लिए, पानी चाहिए उसको हरा रहने के लिए, ठीक है। तो पेड़ पौधे जो है विषुवत रेखा में ज़्यादा होते हैं, और विषुवत रेखा में जो पेड़ पौधे होंगे वो लंबे होंगे और उनकी जो पत्तियाँ होंगी वो बड़ी होंगी, चौड़ी होंगी। तो विषुवत रेखा के पेड़ लंबे और उनकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। वो इसलिए लंबे होते हैं क्योंकि उन्हें धूप पर्याप्त मात्रा में मिलती है और वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है। तो वहाँ के जो वन हैं वो घने भी होते हैं। विषुवत रेखा में जो देश पड़ते हैं तो वहाँ पे जो वन है, वहाँ का जंगल है, वो घना होगा। जैसे ब्राज़ील के पेड़ पौधे लंबे होते हैं और पतले भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं और शक्तिशाली भी होते हैं वो पेड़। तो यहाँ के जो पेड़ होंगे लंबे होंगे, घने होंगे, पेड़ों की पत्तियाँ लंबी होंगी, चौड़ी होंगी। तो ये वहाँ के जो जंगल होंगे ब्राज़ील के, विषुवत रेखा में पड़ते हैं। ये आपका ब्राज़ील है, तो ये विषुवत रेखा में होने के कारण यहाँ का जंगल घना है, बहुत घना है। हालांकि दिन में वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं उसके नीचे ज़मीन में जाती है, इतना घना जंगल है, बहुत घना जंगल है ब्राज़ील का। जैसे हमारे यहाँ देखिए कमल का जो फूल है तो उसकी पत्तियाँ जो हैं बड़ी होती, क्योंकि कमल तालाब में पानी में खिलता है, नदी में खिलता है, क्योंकि उसको सूर्य की रोशनी मिल जाती है और वो पानी की उसे कमी नहीं होती, इसलिए उसकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, बड़ी होती हैं, ठीक है। तो कमल की पत्तियाँ भी चौड़ी होती हैं। तो विषुवत रेखा के पेड़ पौधे क्या होते हैं, लंबे होते हैं और छोटे नहीं होते, बड़े होते हैं और पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। अब देखते हैं सबसे लंबे पेड़ आपके विषुवत रेखा में पाए जाएंगे। सबसे लंबे पेड़ विषुवत रेखा में पाए जाएंगे। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए इस क्लास को अब यहीं पे रखते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। अब अगली क्लास जो होगी आपको हम पढ़ाएंगे उसमें कॉन्टिनेंट के बारे में, महाद्वीपों के बारे में पढ़ाएंगे कि पृथ्वी में ज़मीनी एरिया के अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो उत्तरी गोलार्ध में ज़मीन है और दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा के पास में ज़मीनी एरिया को नाम अलग अलग दिया है। कितने एरिया को कौन सा नाम दिया गया है उसको हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, तो आज क्लास यहीं पे करते हैं।